नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्र की तरफ से वित्त घोषित और राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम की अवधि को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक के लिए 5 साल जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कार्यक्रम का कुल परिव्यय 15,471.94 करोड़ रुपए रहेगा, जबकि राष्ट्रीय एड्स प्रतिक्रिया की शुरुआत 1992 में भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम के पहले चरण के शुभारंभ के साथ की गई थी। तब से एनसीपी के 4 राज्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। एनएसपी के 4 चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। एनएसपी का चौथा चरण 31 मार्च 2021 को संपन्न हुआ। एनएसपी चरण 5 वित्त वर्ष 2025-26 तक राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी प्रतिक्रिया को एक व्यापक पैकेज के माध्यम से 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में एचआईवी एड्स महामारी को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 3.3 की प्राप्ति की दिशा में आगे ले जाएगा। इस बीच भारत में वार्षिक नए एचआईवी संक्रमणों की संख्या में वैश्विक औसत 31% के मुकाबले 48% की गिरावट देखने को मिली है। वैश्विक औसत 42% के मुकाबले एड्स से संबंधित वार्षिक मौतों में 82% की गिरावट देखने को मिली है। नतीजन भारत में एचआईवी का प्रसार 0.22% के वयस्क एचआईवी प्रसार के साथ कम बना हुआ है। पच्चीस मार्च को योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जिसको लेकर समारोह की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी ने इस मौके को ऐतिहासिक मनाने की सभी तैयारी पूरी कर ली है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह शामिल होने के लिए इकाना स्टेडियम तक हेलीकॉप्टर से आएंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियां एसपीजी की निगरानी में तत्पर रहेंगी। पीएम मोदी समारोह में शामिल होने के लिए 25 मार्च की दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली से लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे। दोपहर करीब 3 बजे उनका विमान अमौसी एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। यहां से प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए इकाना स्टेडियम पहुंचेंगे। करीब 3:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पीएम इस कार्यक्रम में करीब 2 घंटे रुकने के बाद हवाई मार्ग से अमौसी एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जहां से उनका विमान दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। बता दें कि बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को दोपहर करीब 3:30 बजे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय इकाना क्रिकेट स्टेडियम में संविधान की शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोगों के मौजूद रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको बता दें, जिस बात का सबको इंतजार था, आखिर वो घड़ी आने वाली है। 25 मार्च को योगी एक बार फिर सीएम बनने की शपथ लेंगे। सीएम पद के लिए शपथ लेंगे इकाना स्टेडियम में। ये पूरा कार्यक्रम होगा। तैयारियों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक अलंकरण समारोह में जनरल विपिन रावत समेत कई दिग्गज हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इन शख्सियतों को में शुमार 125 वर्षीय स्वामी शिवानंद जी, जिन्हें राष्ट्रपति ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। स्वामी शिवानंद जी को योग के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया। आइए जानते हैं कि आखिर स्वामी शिवानंद जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है कौन है, क्या उनके बारे में जानकारी है। 25 वर्षीय योग प्रशिक्षक स्वामी शिवानंद समेत कई गुमनाम नायकों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। सामान्य कुर्ता धोती में जब नंगे पैर स्वामी शिवानंद पुरस्कार लेने के लिए बढ़े तो लोगों ने जमकर तालियां बजाई। स्वामी शिवानंद समारोह में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी को अभिवादन करने के लिए अपने घुटनों के बल झुक गए। इस पर पीएम मोदी ने तत्काल स्वामी शिवानंद के सामने झुकते हुए जमीन को स्पर्श किया। स्वामी शिवानंद ने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के प्रति समर्पित किया है। आपको बता दें कि इस मौके पर अपने आप में खास तस्वीरें थी जब स्वामी शिवानंद वहां पर पहुंचे, पीएम का अभिवादन करते नजर आए। देखिए किस तरीके से वो यहां पर अभिवादन कर रहे हैं, लेकिन पीएम उनके सामने जमीन को छूते हुए नजर आ रही हैं। योग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मान दिया गया। आपको बता दें उनके अलावा कई ऐसी हस्तियां थी जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। स्वामी शिवानंद को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके अलावा कई ऐसी बड़ी हस्तियां रही जिनको इस सम्मान से नवाजा गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मनोनीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार शाम को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार बनाने का आधिकारिक दावा पेश किया। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 23 मार्च को होने की संभावना है। देहरादून में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे, जहां पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। इससे पहले सोमवार को धामी को केंद्रीय पर्यवेक्षकों राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी की तरफ से मौजूदगी में देहरादून में हुई एक बैठक में बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। बैठक में बीजेपी के उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम सहित प्रदेश के सांसद भी शामिल रहे। बीजेपी ने हाल ही में अपने गठन के बाद से राज्य में लगातार दूसरी बार सत्ता बरकरार रखने वाली एकमात्र पार्टी बनकर इतिहास रच दिया। 70 सदस्यीय राज्य विधानसभा में बीजेपी ने 47 सीटें जीती थी। हालांकि सीएम धामी खटीमा क्षेत्र से हार गए। धामी की हार के बाद उनके भविष्य को लेकर कयास लगने शुरू हो गए थे, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें पूरे कार्यकाल तक सरकार चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ नीरज कोहली जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। नीरज जी, किस तरीके से देखेंगे, लगातार अटकलें लग रही थी, हालांकि ये संभावनाएं थी कि धामी का नाम एक बार फिर जो है सीएम के लिए सामने आ सकता है, लेकिन काफी देर लग गई। ऐसा लगा कि जैसे जिस तरीके से एक बार पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आ रही थी, तो कहीं ना कहीं नाम सामने आने में वो देरी लगी है। क्या कारण मानते हैं इस चीज का? असल में परिस्थितियां जो है, सिचुएशन ये बात है कि धामी पर हाथ पार्टी की लिस्ट तो पास लगा दी, लेकिन अपनी जो कश्ती है कहीं ना कहीं भवर में पड़ी जी। तो ये बहुत बड़ा कारण था, इस वजह से जो पार्टी को 10 दिन लग गए इस बात को सोचने के लिए कि अब वो उसको किस तरफ जाना है। अब पार्टी के पास 3-4 विकल्प थे। एक तो विकल्प यही था सबसे पहले कि पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पे चुनाव लड़ा है और पुष्कर सिंह धामी को दोबारा लाया जाए, लेकिन उसके पीछे के बहुत सारे कारण ये बताए जा रहे हैं कि बीजेपी का ये इतिहास रहा है कि जिसके चेहरे पे अगर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है और वो कहीं अलग चुनाव गया तो बीजेपी ने फिर दोबारा उसको रिपीट नहीं करा। जैसे हिमाचल का उदाहरण दिया जाता था कि प्रेम कुमार जो है वहां पर उनके चेहरे का 2017 में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बड़ी चीज हासिल करी दोबल साहब चुनाव हार गए, तो दोबल साहब को वहां फिर रिपीट नहीं करा उन्होंने। और ऐसे ही 2017 में जब चुनाव हुए थे तो अजय भट्ट जो है
संगठन के अध्यक्ष थे और 57 विधायकों के साथ सरकार बची, लेकिन अजय भट्ट भी तीसरी बात यह है कि बंगाल में ममता बनर्जी जब दोबारा चुनी गई, निर्वाचित हुए आई मुख्यमंत्री बीजेपी तो धामी साहब के पक्ष में सारी चीजें बहुत सशक्त, बहुत मजबूत तरीके से खड़ी हुई थी, क्योंकि 21 सालों का जो एक धोखा है कि जो बना हुआ था कि सरकार यहाँ रिपीट करनी, तो ये 13 उन्हीं के सिर्फ में बता, लेकिन वजह ये थी कि वो चुनाव हार गए, तो इस वजह से पार्टी बड़े असमंजस के दौर से गुजर रही थी कि अब उनको किस तरफ जाना है। और फिर पार्टी ने बहुत सारे विकल्प पास थे कि 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से किसी को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उस स्थिति में ये होता कि पार्टी को 2 चुनाव कराने पड़ते। एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट खाली होगी, उस पर चुनाव कराना पड़ता, दूसरा जो है विधायक की जो एक विधायक के चुनाव मुख्यमंत्री को चुन के आना है, उसके लिए जाना था। फिर राज्यसभा के सदस्य वाले भी एक विकल्प था कि राज्यसभा के सदस्य को जैसे अनिल से किसी को बना दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार पुनः जो है ये सोचा कि जब युवा चेहरे में चुनाव लड़ा है और चीज का श्रेय जो है कहीं ना कहीं धामी के खाते में जाता हुआ दिख रहा था, तो पार्टी ने इस बात को माना और उनकी जो है वो मोदी और उनका भी आशीर्वाद। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को देखते हुए पार्टी जो बार बार एक तय लग रहा था, राजनीति का स्थिरता का लग रहा था, मुख्यमंत्री बदलने की एक बात आ रही है। इसी वजह तो फिर बाद में मुख्यमंत्री नया होता तो पार्टी पर फिर बात को इस तरह की काम लगता है कि पार्टी ने 4 महीनों बाद फिर एक मुख्यमंत्री बदल दिया। तो सब चीजों तो कहीं ना कहीं नीरज जी हम ये मान सकते हैं कि पार्टी ने उन पर भरोसा भी दिखाया और जनता के बीच में एक भरोसा पैदा करने की कोशिश भी की है कि जो पिछले कार्यकाल में रहा वो अब नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं वो भरोसा दिखाने की कोशिश की गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने पार्टी ने कहते हैं कि एक चीज से जो है 2 निशाने हैं। एक तो धामी पर 7 महीने का ही समय मिला था और इस बार उन्होंने कहा कि 7 महीने उन्होंने बहुत खराब काम दिया और अब क्यों ना इनको पूरा 5 साल का कार्यकाल दिया जाए। और दूसरा जनता में इस बात का विश्वास और भरोसा पैदा करने की कोशिश की है कि भाई अब आने वाले समय में यहाँ राजनीति का स्थिरता नहीं दिखेगी और जो बार बार एक आरोप लगता था मुख्यमंत्री बदलने का वो पार्टी पर नहीं लगेगा और हमने इसलिए युवा चेहरे को दोबारा रिपीट किया है। तो ये बड़े बड़े कारण थे और इसी वजह से लगता है कि जरूरत से ज्यादा समय बीजेपी ने ले लिया कि जनता ने उनको प्रचंड बहुमत दिया, 45 विधायक चुन के दिए। इस तरह की कोई बात नहीं की कहीं कोई अलायंस करके या गठबंधन के साथ सरकार बनाने की स्थिति और सब लोग एकजुट हुए, लेकिन पार्टी पसोपश में थी कि क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन हम तो जो है पार्टी ने जो है दोबारा प्रदेश की बात। नीरज जी देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें अब कार्यकाल जो रहने वाला है सरकार का, वहां पर कहीं ना कहीं और ज्यादा जिम्मेदारी पिछले कार्यकाल के मुकाबले, क्योंकि जिस तरीके से इतिहास रहा था कि पार्टी दर पार्टी बदलती रहती है सत्ता में जब चुनाव आते हैं, लेकिन बीजेपी ने एक इतिहास रचा अपने आप में, जनता ने भरोसा दिखाया। तो अब वहां पर और चुनौतियां सरकार के सामने अब रहने वाली, किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि ये कार्यकाल और क्योंकि जनता भरोसा दिखा रही है तो अब इन पर उस भरोसे पर खरा उतरना भी तो एक बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। निश्चित प्रतीक्षा की अब जो है धामी पर जो है एक तो जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उनके सामने चुनौती बहुत सारी बढ़ गई है। वजह ये है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो 2022 से लेकर 27 तक का जो रोड मैप रखा है, जो जनता से वायदे लिए हैं चुनाव से पहले, उन वायदों को पूरा करना है। और दूसरा ये कि 2017 से 2022 के बीच में जो रोड मैप रखा था पार्टी ने, उस रोड मैप में भी बहुत सारी चीजें छूट गई है जो आप उन वायदों पर भी आपको खरा उतरना है। और सबसे बड़ी बात है कि हाईकमान का, केंद्रीय संगठन का, केंद्रीय जो लीडरशिप है, जिसने उन पर एक बार से पुनः हारने के बाद जो एक विश्वास और भरोसा जताया, उसकी उम्मीदों पर और उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना, जनता की उम्मीदों पर अपेक्षाओं पर खरा उतरना। और दूसरी बात ये कि आपको अभी एक उपचुनाव लड़ना है, अगले 6 महीने में आपको चुनाव जीतना है, अपनी सीट भी आपने डिसाइड करनी थी कहाँ से आपको चुनाव लड़ना है। और उसके बाद 2024 में जो चुनाव आ रहा है, बड़ा चुनाव आ रहा है, वो भी एक लक्ष्य है पार्टी के सामने। तो ये तमाम तरह की चुनौती के धामी साहब के सामने है। इन चुनौतियों से पार पाना होगा उनको, ये उसका लक्ष्य होगा। जी बहुत शुक्रिया नीरज जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने, कीमती वक्त आपने दिया, बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके की अटकलें लग रही थी, उन अटकलों को दूर करते हुए बीजेपी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की जो शपथ के लिए
सामने चेहरा किया है वो सीएम धामी का रहा है। और कहीं ना कहीं अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या अपने इस कार्यकाल में जो कमियां पिछले कार्यकाल में रह गई हैं, बीजेपी जब सत्ता में रही है, वो कमियां जो दूर करने के बात वादे और तमाम दावे किए गए हैं वो कितना पूरा कर पाते हैं, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। और अब बात करेंगे गोवा की। गोवा के मनोनीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि उन्होंने गोवा के सीएम के रूप में अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आमंत्रित किया। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है कि समारोह की तारीख अभी तय नहीं हो पाई है। इससे पहले प्रमोद सावंत ने सोमवार को राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई से मुलाकात कर गोवा में सरकार बनाने का दावा पेश किया। उससे पहले सोमवार को केंद्रीय मंत्री और गोवा के लिए बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में प्रमोद सावंत को विधायक दल का नेता चुना गया था। बता दें कि गोवा के 40 सदस्यीय विधानसभा में 20 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने गोवा की सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी एमजीपी और 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन पत्र राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई को सौंपे थे। वहीं रूस यूक्रेन वॉर की वजह से कच्चे तेल के दाम में उबाल का इम्पैक्ट अब घरेलू स्तर पर भी देखने को मिला है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी। इससे पहले कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में भी 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। इससे कुछ दिन पहले ही प्रमुख दूध कंपनियों ने 2 से 5 रुपए प्रति लीटर तक दाम बढ़ा दिया था। इसके साथ ही आम लोगों पर एक साथ महंगाई की मार पड़ने वाली है। 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर मंगलवार को 50 रुपए महंगा हो गया। बता दें कि एलपीजी के दाम में इजाफा अक्टूबर 2021 के बाद पहली बार हुआ है। हालांकि बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम इस दौरान बढ़े हैं, लेकिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा नहीं किया गया था। आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 6 अक्टूबर 2021 को बढ़ाए गए। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 949.5 रुपए हो गई है। इससे पहले ये 899.50 रुपए थी। महंगाई का ये जोरदार झटका सिर्फ गैस सिलेंडर पर नहीं पड़ा है, बल्कि पेट्रोल और डीजल के दामों पर भी पड़ा है। देश में लंबे समय से स्थिर चल रहे पेट्रोल डीजल के दाम में आज बढ़ोतरी देखने को मिली। 137 दिनों के बाद आज सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी इजाफा किया है। आज पेट्रोल की कीमतें 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं डीजल भी 78 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया, तो वहीं डीजल की बात करें तो 87 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 110 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 95 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। बता दें कि पिछले साल नवंबर में पेट्रोल के दाम में कोई बढ़ोतरी उसके बाद से नहीं हुई थी। देश में पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे समय में बढ़ाए गए जब इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट ऑयल का भाव गिरावट के साथ $100 प्रति बैरल पर आ गया है। बता दें कि रूस यूक्रेन तनाव के बीच में कच्चे तेल का भाव $130 प्रति बैरल के पार पहुंच गया था। उस समय विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई थी, लेकिन अब एक साथ आम आदमी पर जो है महंगाई की मार पड़ने लगी है। जहां एक तरफ गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, 50 रुपए का इजाफा हुआ है, तो वहीं पेट्रोल डीजल में भी 137 दिनों के बाद इजाफा देखने को मिला है। कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी पेट्रोल के दाम में देखने को मिली है। वहीं अगर बात की जाए तो डीजल 78 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया और इसकी वजह से आम लोगों की जेब पर कहीं ना कहीं मार पड़ने वाली है। और इसके पहले दूध के दाम बढ़े थे और अब गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। कुछ दिनों पहले सीएनजी के दाम में भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं चुनाव के बाद जिसके आसार थे वो आसार अब पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा है, चाहे खाने की चीजें हो, खाद्य पदार्थ हो, उनके दामों में बढ़ोतरी है, पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए एक बार फिर महंगाई की मार उनकी जेब पर पड़ने वाली है, उनकी जेब को ढीली करने वाली है। पेट्रोल में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली। 137 दिनों से दाम नहीं बढ़े थे और अब एकदम ये दाम 80 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल में इजाफा देखने को मिला है, तो 78 पैसे प्रति लीटर डीजल में इजाफा देखने को मिला है।
आपको बता दें, लगातार जो है उम्मीद यही की जा रही थी कि शायद जो लोग आशंका लगा के बैठे हैं कि चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद दाम बढ़ेंगे, लेकिन उन्हें राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब 137 दिनों बाद पेट्रोल डीजल के दाम और एलपीजी के सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ, एलपीजी सिलेंडर भी 50 रुपए महंगा हो गया है। इस तरीके से आज महंगाई का डबल झटका लोगों को लगा है। अगर बात की जाए एलपीजी सिलेंडर की, तो अक्टूबर 2021 के बाद ये पहली बार हुआ है जब एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े। हालांकि बिना सब्सिडी के सिलेंडर के दाम इस बीच में भी बढ़ चुके हैं और आखिरी बार एलपीजी सिलेंडर के दाम 6 अक्टूबर 2021 को बढ़ाए गए थे। लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है और इसी तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आकाश जिंदल इकोनॉमिस्ट हैं जो हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। धन्यवाद। आकाश जी, जिस तरीके से देखिए लगातार उम्मीद कर रहे थे कि जो है चुनाव के जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद एक बार फिर लोगों को महंगाई की मार पड़ेगी लोगों पर, और कहीं ना कहीं वो साबित भी हो रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले दूध के दाम बढ़े थे, 2 से 5 रुपए का इजाफा वहां हुआ था। अब एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी इजाफा हो गया और पेट्रोल डीजल के दाम में भी इजाफा हो गया। तो आम जनता के जेब पर एक बड़ी मार यहाँ पर पड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आम जनता के लिए जी आम जनता कम हुई है। कोरोना के 2 साल हमने देखे हैं जी। और कोरोना दोबारा दस्तक दे रहा है। अब उसकी वजह से क्या है, आम आदमी की इनकम कम हुई है। अब महंगाई कब ज्यादा परेशान करती है? महंगाई तब ज्यादा परेशान करती है जब आपकी कमाई कम हुई हो। अगर कमाई बढ़ रही हो तो महंगाई उतना परेशान नहीं करती। अब आपने जो बात कही है, एलपीजी की बात कही है, मिल्क प्राइसेस की बात कही है, अभी पेट्रोल डीजल प्राइसेस की बात कही है। उसके अलावा आपको बता दूं, 2 दिन पहले बल्क डीजल पे, यानी बड़ी क्वांटिटी में डीजल परचेज करने पे भी 25 रुपए का इजाफा कर दिया गया है जी। वो इसके अलावा एक और एड ऑन है। अब उसमें क्या है, बल्क डीजल कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जैसे मॉल्स हो गई, जिन्होंने बहुत बड़े जेनसेट चलवाने होते हैं, या बस फ्लीट ऑपरेटर्स हो गए, या बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई। अब वो भी जो है 25 रुपए लीटर जो बल्क यूजर्स के लिए डीजल का रेट बढ़ाया गया है, वो भी अल्टीमेटली आम आदमी पे पड़ना है। बिकॉज अगर बस फ्लीट ऑपरेटर का खर्चा बढ़ेगा तो बस की टिकट बढ़ाएगा, मॉल के अंदर खर्चा बढ़ेगा तो मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ाएंगे, मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ेगा तो मॉल के अंदर बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स है जहां हम आप सब शॉपिंग करने जाते हैं, वहां तो आटा, दाल, चावल और चीनी, आम आदमी कंजम्पशन की चीजें मिलती हैं, वो महंगी होगी। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की मार हर तरीके से आम आदमी पड़ रही है। डेटा आपको शेयर कर दूं, WPI होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का डेटा अभी 13.11% के करीब का है, जो कि काफी हाई है। और अभी रशिया यूक्रेन इशू जो है उसकी वजह से ब्रेंट क्रूड, वो कच्चा तेल जो हम हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं, $110 पर बैरल के आसपास पहुंचा हुआ है जी। अब हम इंपोर्ट करते हैं डॉलर टर्म्स में, डॉलर भी 76 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं कोरोना की मार से हम अभी रिकवर करना हल्का हल्का शुरू किए थे कि रशिया यूक्रेन इशू ने हमें और दिक्कत में ला दिया। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, बट ग्लोबल इश्यूज कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ाते जा रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है कि रशिया से जो खबरें आ रही हैं कि शायद हमें सस्ता कच्चा तेल, सस्ता क्रूड मिल सकता है, जिसमें शायद इंश्योरेंस कवर और फ्रेट रशिया वाले पे करें, क्योंकि वॉर के कारण उन पे सैंक्शंस लगी हैं और उनका क्रूड बिक नहीं पा रहा, तो इस वजह से वो हमें सस्ता दे सकते हैं जी। तो वो हमें ले लेना चाहिए। हमें इसमें सैंक्शंस की परवाह ना करते हुए अपने देशवासियों की परवाह करनी चाहिए। बिकॉज डीजल पे क्या है, आम आदमी का खाने पीने का सामान ट्रेवल करता है। अब आपने दूध की बात कही, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, इट्स अ वेरी वैलिड एंड पर्टिनेंट पॉइंट व्हिच यू हैव रेज्ड। बिकॉज दूध तो हर घर में इस्तेमाल होना है, छोटे बच्चे तो हर घर में है, चाहे कोई मल्टी मिलियनर है, चाहे मेरा वो भाई बहन है जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं जिनका 500 रुपए कमाते हैं, दूध तो बच्चों ने वहां भी पीना है, चाहे तो हर एक के घर में बननी है। तो दूध महंगा होते ही क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। सिमिलरली डीजल प्राइस बढ़ते क्या होगा, सब्जी महंगी होगी। अब सब्जी भी हर घर में बननी है, चाहे कोई बिलियनर है, चाहे कोई मजदूर भाई है। तो कहीं ना कहीं हमें सोल्यूशन ये है कि रशिया से अगर सस्ता क्रूड हमें मिलता है इंश्योरेंस और फ्रेट को कवर करके, तो वो हमें लेना चाहिए। और हमें अमेरिका की या सैंक्शंस की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के सैंक्शंस पे कई तरह के सवाल पहले भी खड़े होते रहे हैं। हमें अपने देशवासियों का
खासकर हमारे गरीब भाई बहनों का बिल्कुल। अगर ध्यान अमेरिका रखना की बहुत बात करें, वो तो अभी भी रूस यूक्रेन के मैटर को लेकर यही कह रहे हैं कि भारत तो अपवाद है, हमारे जो साथी हैं उनमें से भारत अपवाद है, मतलब उस तरीके का रिएक्शन नहीं दे रहा जैसा हम चाहते हैं। तो अगर वहां के उनकी बात की जाए उससे ज्यादा बेहतर, जैसे कि आप हमें कह रहे हैं, जितना मैं समझ पा रही हूँ कि अब हमें अपने जो हित हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए बजाय कि इन सैंक्शंस को लेकर। बिल्कुल, हर कंट्री अपना हित देखती है। देखिए, अभी 2 महीने पीछे ले जाऊंगा आपको। अमेरिका ने कहा सारी कंट्रीज को कि आप स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स में से कुछ बेचिए ताकि क्रूड ऑयल के दाम कम करें, क्योंकि अमेरिका खुद अपनी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो खुद परेशान है। चाइना ने अमेरिका की एक ना सुनी, चाइना ने उल्टा और क्रूड ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जब चाइना यूएस की नहीं सुनता, और बहुत से मौके आए हैं जब और कंट्रीज यूएस की नहीं सुनते, और यूएस के ऊपर कई बार सवाल खड़े हुए हैं सैंक्शंस के ऊपर कि क्या वो लॉजिकल है या यूएस के अपने हित में है। तो हमें भी जो है अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, यूएस सैंक्शंस नहीं देखनी चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने रशिया में बहुत ही बढ़िया स्टैंड दिया है, जो कि दुनिया भर में अप्रिशिएट हुआ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की जाए, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की बात की जाए, बहुत स्ट्रेटेजिकली चलते हैं और ग्लोबली मोदी साहब की बहुत अच्छी इमेज है, रिस्पेक्ट भी है। तो ऐसे में जब हमने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया हुआ है, तो हमें जो है अमेरिका की सैंक्शन की ज्यादा परवाह न करते हुए अपने देश का हित देखना है, क्योंकि सारी दुनिया में अपने अपने देश का जब सब लोग अपना हित देख रहे हैं, तो हम क्यों ना अपना हित देखें। जब बाकी कंट्रीज अपना इंटरेस्ट देख रही हैं, आज रशिया यूक्रेन पे हमला करके सिर्फ अपना इंटरेस्ट साधने की कोशिश कर रहा है, तो हम हिंदुस्तान, हम अपना इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट करेंगे ना। और खासकर तब जब हमारे यहाँ इतने गरीब भाई बहन हैं, इतने हमारे बीपीएल लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जिनको भोजन तक नहीं मुहैया होता पूरा, तो हमने तो सबसे पहले उनका देखना है। अमेरिका हमारी क्या मदद करेगा? हमारी अमेरिका तो अपनी इन्फ्लेशन नहीं कंट्रोल कर पा रहा। अमेरिका आज जो है अपनी इन्फ्लेशन नहीं कंट्रोल कर पा रहा, वो आके हमारी इन्फ्लेशन कहाँ कंट्रोल कर देगा? बिल्कुल, वो हमारी क्या मदद करेगा? तो हमारा तो इंटरेस्ट हमें देखना है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छे से इंटरनेशनल स्टैंड लिए हैं, अच्छी पोजीशन दी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन की वजह से, मोदी साहब के विजन की वजह से हम आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हुए हैं, आज भी हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ हमारी है। तो ऐसे में जब इंडिया एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन चुका है मोदी साहब की लीडरशिप के अंदर, तो इंडिया को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, अमेरिका की सैंक्शंस की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आकाश जी, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, अपना कीमती वक्त आपने दिया और चर्चा का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने कि लगातार जिस तरीके से महंगाई यहाँ पर बढ़ रही है, हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े थे आकाश जी, जिनकी तरफ से यही कहा गया कि अब भारत को अपने हितों की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बढ़ती महंगाई आम जनता के लिए परेशानी बनती जा रही है। आम लोगों पर सीधे सीधे इसकी मार पड़ रही है। कोरोना की मार के बाद अब सीधे सीधे लोगों पर ये महंगाई की जो मार पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं आम लोगों की जेब पर जो है बोझ डालने वाली है। और अब बात, क्योंकि लगातार हम कोरोना की कर रहे हैं, तो कोरोना के मामलों पर भी नजर डाल लेते हैं। देश में कोरोना के मामलों में लगातार जो गिरावट है उसका सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1581 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के कारण 33 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं 1193 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। देश भर में कोरोना के कुल एक्टिव के केस जो हैं वो 23,913 हो गए हैं। वहीं देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी लगातार जारी है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 181.56 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यूक्रेन पिछले 27 दिनों से रूस के मिसाइल अटैक और बमबारी को झेल रहा है। इस बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को लेकर भारत के रुख पर नाराजगी जताई है। जो बाइडेन ने कहा कि भारत अमेरिका के प्रमुख साथियों में अपवाद स्वरूप है। यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस को दंडित करने के लिए पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, उनको लेकर भारत इस मामले में कुछ हद तक अस्थिर नजर आ रहा है। वॉशिंगटन में अमेरिकी उद्योगपतियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा, पूरे नाटो और प्रशांत क्षेत्र में एक संयुक्त मोर्चा था। जो बाइडेन ने कहा कि क्वाड सहयोगियों में संभावित अपवाद के साथ भारत इसमें से कुछ पर अस्थिर है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।